हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 7.3। इसमें वो कहता है आपने मुझे IFT निकाल के देनी है बाय यूजिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मेथड। ठीक है, तो IFT को हमने फाइंड आउट करना है जी। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है इसके अंदर लगा क्या हुआ है, यानी कि हमारे पास क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है या इंडक्टर लगा हुआ है। तो इसके केस में कैपेसिटर लगा हुआ है। सबसे पहले हम टाइम जीरो माइनस पे जाके ये चेक करेंगे कि कैपेसिटर स्विच ऑन करने से पहले कैपेसिटर के अंदर कितना वोल्टेज स्टोर था, मतलब कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर था ऑलरेडी। तो चलिए चेक आउट करते हैं जी। तो मैंने टाइम जीरो माइनस पे ले लिया। इस पे क्या है जी, टाइम जीरो माइनस पे ये स्विच ओपन है। जब एक वायर का स्विच ओपन होगा तो इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, लिहाजा इसका कोई मकसद ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो हमारे पास सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा जी। चेक कीजिएगा ज़रा। ये 2 किलो ओम का रजिस्टर हो गया, ये 6 किलो ओम का। तो हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। आपको पता है एक कैपेसिटर जब जीरो माइनस टाइम पे होगा तो उसका उस वक्त उसके पोल ओपन होंगे। तो इसके क्रॉस हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, इसके वोल्टेज, जिसका नाम है VC जीरो माइनस। तो अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 किलो ओम का रजिस्टर, फिर आ गया 4 किलो ओम का रजिस्टर। अब ये वायर मैं क्यों नहीं ड्रा कर रहा, क्योंकि ये ओपन है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ये जो टाइम वाली है। और आगे नेक्स्ट ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने शेप ड्रा हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पे 36 वोल्ट है और यहाँ पे 2 किलो ओम का रजिस्टर है। ये हमारे पास 6 किलो ओम का रजिस्टर है और एक ये 4 किलो ओम का रजिस्टर है। एंड द फाइनल इज 12 वोल्ट सोर्स। अब अगर हम यहाँ पे VC जीरो माइनस निकालना चाहे तो हमें पहले लूप की करंट पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक तौर पर एक मुकम्मल लूप भी है और हाफ लूप भी है। हम जिस मर्जी लूप में करंट फ्लो करवाना चाहे करवा सकते हैं। मैं पूरे लूप में पहले करंट को फ्लो करवा के करंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे I1 के नाम से करंट ले लेता हूँ और अप्लाई कर दूंगा KVL को। ठीक है, अप्लाई KVL ऑन एट लूप 1, ये आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो देखें यहाँ पे करंट माइनस के पोल में एंटर करेगी, लिहाजा -36 आ जाएगा। आगे करंट इस रेजिस्टर में से गुजरेगी तो एक रेजिस्टर के क्रॉस हम वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, यानी हमने वोल्टेजेस लिखने हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज बराबर होते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस के। तो करंट हमारे पास I1 है, रेजिस्टर 2K का है, तो लिहाजा ये आ जाएगा 2KI1। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 6KI1। फिर जब करंट आगे बढ़ेगी तो इसका आ जाएगा 4KI1। फिर आगे करंट देखें पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है 12 वोल्ट के, तो ये +12 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो अब स्टूडेंट्स आपके सामने ये देखें 6 और 2 और +4, ये 12KI1 हो गया। और जब 36 में से 12 माइनस किया जाएगा तो ये 24 बचेगा। 24 उधर -24 उधर जाके +24 हो जाएगा और I1 की वैल्यू आ गई है 2 मिली एम्पेयर। अब हमें करंट की वैल्यू मिल चुकी है जी। अब हम इजीली VC जीरो माइनस निकाल सकते हैं। बस इतने छोटे से आपने लूप में घूमना है, जहाँ पे आप I1 का इधर से पूरा चक्कर लगा रहे थे, आप यहीं से घूम के वापस आ जाएं। तो अब मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो देखें, जब मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो करंट माइनस के पोल में एंटर की, जब आगे बढ़े तो फिर 2K I1 आ गया, क्योंकि 2K इंटू रेजिस्टेंस इंटू करंट अकॉर्डिंग इज इक्वल टू वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो करंट हमारे पास कितनी है, 2 मिली एम्पेयर है, तो मैं 2 मिली एम्पेयर ही पुट कर देता हूँ। ये इक्वेशन है, देखें यहाँ पे करंट इस तरह से घूम रही है, ये I1 की यही करंट। तो देखें माइनस के पोल में पहले गई, फिर 2K में से गुजरी, अब इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी, तो मेरे पास आ जाएगा +VC जीरो माइनस इज इक्वल टू 0। ये चक्कर मुकम्मल होगा क्योंकि मैं वहीं वापस आ गया जहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था। तो मेरे पास VC जीरो माइनस की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखें आपके सामने है -36, यहाँ पे +4 बन जाएगा, -32 दूसरी जानिब जाके 32 वोल्ट आ गए। तो इस तरह से अब मेरे पास ये सोर्स आ गया। अब मैं सोर्स को कहाँ पे लगाऊंगा जी, सब जानते हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में। जिन बच्चों ने समझदारी से और अक्लमंदी से उस लेक्चर को लिया उन्हें पता होगा। अब इसी 32 वोल्ट को मैं उस कैपेसिटर की जगह लगाऊंगा और टाइम को 0+ पे ले जाऊंगा, यानी ये जो स्विच पहले ओपन था अब ये क्लोज होने वाला है। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एट t इज इक्वल टू 0+। ठीक है, तो देखिएगा अब इस सूरत हाल में हमारे पास सर्किट कैसा बनेगा, बस मैं आपको बता देता हूँ। इस कैपेसिटर की जगह हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट टाइम ज़्यादा लग जाता है वीडियो में, तो मैं इसे सर्किट को जल्द अज जल्द ड्रा करता हूँ।
तो ये देखें मैंने स्टूडेंट्स बस उतना सर्किट ड्रा किया जितना मतलब मुझे ज़रूरत थी, और आपको समझाने के लिए मैंने वो हिस्सा ड्रा नहीं किया जहाँ पे चेंज आना है। देखें मैंने क्या किया जी, बस ये टाइम की वायर को क्या किया, जब पहले ये ओपन था अब ये क्लोज हो चुका, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ टाइम 0+ पे जाके ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, इसका स्विच क्लोज हो जाएगा। और दूसरी बात है, मैंने कैपेसिटर की जगह भी कुछ ड्रा नहीं किया, तो कैपेसिटर के जो वोल्टेज आपको मिले आपने वही वोल्टेज सोर्स बस लगा देना और कोई चेंज नहीं आएगा। देखें मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया और कैपेसिटर के वोल्टेज की अमाउंट लिख दूंगा जो कि 32 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितने वोल्ट है, यहाँ पे आपने सर्किट में देखा होगा 36 वोल्ट है। ये हमारे पास 2 किलो ओम का रजिस्टर है, ये हमारे पास 6 किलो ओम है, और ये हमारे पास 4 किलो ओम है, और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल ये हमारे पास 12 वोल्ट है। और नीचे हम एक नोड ले लेंगे जिसे हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल वायर ना हो तो हमारी करंट फ्लो नहीं करती। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमारी करंट घूम रही थी आई ऑफ टी, तो यहाँ पे टाइम क्या है 0+ है, तो आई ऑफ 0+ इसे लिखा जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। देखिए ये एक नोड है, ठीक है, नोड 1 है, तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेजेस ले लेता हूँ। आपको पता होगा अगर डायरेक्ट हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा हो विदाउट एनी रजिस्टर, तो हमारे पास वही वैल्यू होती है जो जिस साइड से करंट एंटर करती है उस वोल्टेज सोर्स के पोल में। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोल में एंटर करिए, लिहाजा V1 इनडायरेक्टली 32 वोल्ट के बराबर आ गए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता चलूं स्टूडेंट्स, हमेशा हम वही रास्ता चूज करते हैं जो हमारे लिए आसान होता है, इसी तरह से करंट भी वही रास्ता चूज करती है जहां पे रेजिस्टेंस कम से कम होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, अगली वायर में रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज सोर्स भी है, तो सारी की सारी करंट क्या करेगी जी, इसी वायर में फ्लो कर जाएगी, यानी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी इतने हिस्से में। लिहाजा इसके होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कट लाइन नहीं है, वैसे बता रहा हूं, इतने सर्किट के होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट आप यहाँ पे ये सिर्फ एक ही वायर है कह लें, ये इतना सर्किट आगे मौजूद नहीं है, ठीक है। एक आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, ये कोई चीज़ रखता हूँ, देखें बस इतना सा सर्किट है, ये फर्ज कर लें, ठीक है, बस इतना सा सर्किट है। तो यहाँ पे अगर आपको कहा जाए आपने करंट निकालनी है इस वायर की, तो देखें हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या लगाएंगे जी, KCL की इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा I 0+ इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय, देखिए V1 -0 होना था डिवाइडेड बाय 6K होना था, तो डायरेक्ट ही हम लिख लेंगे V1 डिवाइडेड बाय 6K। अब ये एक मतलब के तरीका है, अगर आप चाहें तो आप इस पे कई तरीके लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लूप एनालिसिस से हल कर लें, नोडल एनालिसिस से हल कर लें, लेकिन ये सबसे ईजी है। देखें एक स्टेप में बस काम डन हो गया। अब V1 की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 6K। तो इसको अगर हल किया जाए तो देखते हैं, इशारिये में भी आप वैल्यू को लिख सकते हैं, कोई इस पर मतलब कि आपको रोक टोक नहीं है। तो ये आती है 5.33 मिली एम्पेयर। अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रिस्पांस अप्रोच में बताया था कि हमें इन्फिनिटी पे जाके टाइम को इन्फिनिटी पे रख के उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है जो हमें रिक्वायर होता है, यानी करंट की हमें इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी होगी। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले, ये था कि ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, अब क्या होगा जी, अब ये इन्फिनिटी पे जाके डिस्चार्ज हो चुका होगा, यानी कि इसने वो सारे वोल्टेज आगे दे दिए होंगे जो इसको पहले रिक्वायर थे, मतलब जितने इसने अपने अंदर स्टोर किए हुए थे। जब ये टोटली तौर पे खाली हो चुका होगा उस वक्त ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि एक कैपेसिटर में जब कोई चार्ज नहीं होता वो ओपन हो जाता है। लिहाजा इसके ओपन होने से क्या होगा जी, हमारे पास ये वायर का कोई वजूद नहीं रहेगा, हम इस वायर को दोबारा ड्रा नहीं करेंगे। देखें इस तरह से फिर सर्किट आ जाएगा 36 वोल्ट, उसके बाद ये 2 किलो ओम का, फिर ये 6 किलो ओम का, और ये इसी तरह से शॉर्ट वायर है, ठीक है। और आगे हमारे पास फिर से 4 किलो ओम और 12 वोल्ट का सोर्स। अब हमने इसी वायर में क्या मालूम करना है, आई ऑफ टी मीन्स के इन्फिनिटी, क्योंकि टाइम इन्फिनिटी के बराबर हो चुका हुआ है। अब वैल्यूज पुट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4 किलो ओम, ये हमारे पास 6 किलो ओम है जी, और ये 2 किलो ओम है। अब भी बहुत सिंपल है, अगर स्टूडेंट्स को मेरी प्रीवियस कही हुई बात समझ आ गई है तो यहाँ पे भी कभी मार नहीं खा सकते। जैसा कि मैंने बताया था कि जब रास्ता आसानी से करंट को मिल रहा है तो वो क्यों आगे जाएगी, तो सारी की सारी करंट बस इसी में से होके वापस चली जाएगी। मतलब फिर से इतने सर्किट का कोई मतलब नहीं है, ये एक लूप बन चुका हुआ है, यानी कि एक सीरीज का सर्किट बन चुका हुआ है। डायरेक्ट आपके पास फार्मूला लगेगा, यानी कि टोटल करंट अगर आप इस सर्किट की निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या होगा, टोटल वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस बस यही है 2K + 6K विच इज इक्वल टू, अब ये कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। 36 8 पे डिवाइड हो सकता है, नहीं होता, लिहाजा ये हमारे पास देखते हैं कितना इशारिया बनता है। तो 36 / 8, तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 4.5।
मिली एम्पेयर। अब डन हो गया जी। देखें आई इन्फिनिटी भी निकल आई है, आई 0 प्लस भी निकला है, दो काम डन हो चुके हैं। स्टेप 3 तक हमने काम कर लिया। स्टेप 4 क्या था जी? आर थेवेनिन्स को निकालना। तो आर थेवेनिन्स हम कैसे निकालेंगे? जहां पे हमारे पास मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ये जो लगा हुआ था इसका क्या नाम था जी? कैपेसिटर। कैपेसिटर की जगह हम क्या लगा देंगे? आर थेवेनिन्स का सोर्स लगा देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि यहाँ तक काम डन है। मैं आगे वैल्यूज मेंशन करता हूँ आई 0 प्लस की और आई इन्फिनिटी की, और आगे सर्किट बना के आपको दिखाता हूँ। बस एक चीज आप याद रख लें, आपने क्या करना है जी? वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर देना। ठीक है, इनको शॉर्ट कर देंगे और यहां पे आ जाएगा हमारा आर थेवेनिन्स का सर्किट। चेक कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। तो हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैंने शेप ड्रा कर दिया आर थेवेनिन्स की। देखिए जहाँ पे कैपेसिटर लगा था मैंने वहाँ पे आर थेवेनिन्स का पोल ओपन करके आर थेवेनिन्स को मेंशन कर दिया है, और बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। टाइम इन्फिनिटी पे ही चल रहा है, मतलब कि जब हमारी ये शॉर्ट वायर थी। तो देखें अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता है कि अगर दोनों अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो दो रजिस्टर पैरेलल होते हैं, और अगर एक टर्मिनल कॉमन हो दो रजिस्टर्स के दरमियान तो वो सीरीज में होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 4 किलो ओम्स का इस वायर के साथ दोनों टर्मिनल कॉमन है, और एक शॉर्ट वायर के अंदर रेजिस्टेंस कितना पाया जाता है? 0 किलो ओहम पाया जाता है। तो लिहाजा इसके थ्रू क्या होगा जी? 4 किलो ओहम, और जब शॉर्ट वायर का हम निकालेंगे क्या जी? इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी 2 किलो ओहम, और यहां पे इसके सामने बिल्कुल जी 6 किलो ओहम, और आगे वाली शॉर्ट वायर हो चुकी होगी तो शॉर्ट वायर को ड्रा करने का फायदा नहीं होगा। देखिए शॉर्ट वायर इसी में शामिल होकर मतलब आगे रेजिस्टेंस बन जाएगी, फायदा नहीं है क्योंकि 0 रेजिस्टेंस है वो 6 किलो ओम के साथ सीरीज में आएगी। 0 और 6 का क्या होगा? 6 ही आएगा, लिखने का फायदा नहीं होता उसका। अब मैं यहाँ पे आर थेवेनिन्स को निकालना चाहूँ तो आपके सामने ही सर्किट दिया गया है, कोई इसमें मतलब इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखें 2 किलो ओम इसका और 6 किलो ओम का, दोनों का अपर टर्मिनल कॉमन है। इसी तरह इन दोनों का लोअर टर्मिनल भी कॉमन है, लिहाजा ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में लगे हैं। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे सम, इस तरह से इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और हमारे पास जी इसकी आर थेवेनिन्स आ जाएगी। तो 12 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ रही है हमारे पास 1.5 किलो ओम। अब हम क्या करेंगे जी? पहले K1 फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है काफ़ी सिंपल है इनके फार्मूलाज। I इंटू इन्फिनिटी के बराबर था हमारा K1, यानी इन्फिनिट टाइम के बराबर था, ये 4.5 मिली एम्पेयर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूं तो K2 हमारे पास बराबर था I इंटू 0 प्लस माइनस I इंटू इन्फिनिटी। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो आई 0 प्लस है 5.33, इसमें से ये चीज़ माइनस कर दूंगा, मैं डायरेक्ट ही वैल्यू लिखता हूँ 5.33 माइनस 4.5। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहा है 0.83 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया जी। अब लास्ट थिंग रह गया वो है टा को हमने यानी टाइम कांस्टेंट को मालूम करना है। तो आर थेवेनिन्स इनटू सी इसका फार्मूला होता है इन द केस ऑफ कैपेसिटर। तो आर थेवेनिन्स कितनी आई है जी? 1.5 किलो ओम आई है, जबकि हमारे पास कैपेसिटर कितना था? 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था। अब देखते हैं इस केस में ये हमें क्या देता है आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना। आपको पता है माइक्रो किसके बराबर होता है? 10 पावर इज -6 के बराबर होता है ये। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये मेरे पास आती है 0.15 सेकंड। आपको पता है टाइम कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। ठीक हो गया। अब टाइम टा भी मालूम हो गया, बस इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं जो हमारे पास होती है आई इंटू टी विच इज इक्वल टू K1 प्लस K2 ई की पावर माइनस टी ओवर टा। वैल्यूज पुट करने की देर और आपका आंसर आ गया जी। आई इंटू टी इज इक्वल टू K1 कितना आया जी? 4.5। मिली को आपने छोड़ देना, अभी मिली को नहीं लिखना, मिली को लास्ट में लिखना है क्योंकि इनके यूनिट लास्ट में लिखे जाते हैं। क्योंकि देखें आपके पास K2 भी मिली में है और K1 भी मिली में है। आगे क्या लिखें जी? प्लस 0.83 और ई की पावर देखा जाए तो माइनस टी ओवर 0.15 होल मिली अम्पेयर। दिस इज अवर आंसर फ्रेंड्स। और इसका ग्राफ भी ड्रा करना होता है हर केस में, तो इसका ग्राफ काफ़ी इजी है, मैं यहीं पे ड्रा करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने टाइम को 0 पे रख के चेक कर लेना है कि क्या वैल्यू निकलती है एट टी इज इक्वल टू 0, यानी इस करंट की क्या वैल्यू निकलती है 0 पे। देखें आई इंटू 0 तो क्या होगा जी? देखें 4.5 रह जाएगा प्लस 0.83 हो जाएगा। अब ये कैसे मुझे पता चला? क्योंकि ई की पावर यहाँ पे टी की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो ई की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा जी? 4.5 प्लस 0.83। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 5.33।
तो ये जी मेरे पास आ गया 5.33 मिली एम्पेयर। अब ये मिली में क्यों आई है, क्योंकि इनके साथ होल में क्या था, मिली एम्पेयर था, ये चीज़ याद रखिएगा। अब मैंने दूसरे पॉइंट को भी मेंशन करना है, एट टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि लास्ट पॉइंट इन्फिनिटी बनता है। मतलब मुझे ये भी पता करना है कि ये जो ग्राफ बनेगा ये राइज करेगा या फॉल करेगा, तो उसके लिए मैं टाइम दोनों पे चेक करूंगा, लास्ट वाले पॉइंट पे भी और इनिशियल पॉइंट पे भी। तो इनिशियल पॉइंट था 0 और लास्ट पॉइंट कौन सा होता है, फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सिर्फ 4.5 मिली एम्पेयर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो जीरो आ जाता है। अब देखें ई की पावर जब मैं इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर इसको जीरो कर देगा और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों को मैच किया जाए तो हमारी जो वेव है वो फॉल कर रही है, क्योंकि जो जब हमने वेव को स्टार्ट करवाया तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 5.33 मिली एम्पेयर थी, लेकिन जो ही हम इन्फिनिटी पे पहुंचे तो वो नीचे फॉल कर चुकी हुई थी। तो चलिए यहाँ इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। काफ़ी सिंपल होता है ग्राफ, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। यहां पे आपने टाइम को मेंशन कर देना, इन सेकंड लिख लें, और यहां पे आपने करंट को मेंशन कर देना। करंट जैसा कि आप जानते हैं हमारी मिली एम्पेयर में आई है, तो मिली एम्पेयर में हम लिखेंगे और साथ में यहां पे टी भी लिखेंगे कि टाइम के लिहाज से है। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास सबसे हायर वैल्यू होनी चाहिए जो कि 5.33 है। उसके बाद लोवेस्ट यहां कहीं पे मैं रख लेता हूं 4.5। तो जैसा कि आपने देखा ऐसे वेव आई और फिर इसकी आपने एक लंबी सी वेव खींच लेनी है, फिर ये इस तरह से फॉल करते करते इसके बराबर हो गई। तो ये मेरे पास इसकी वेव है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।